नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैटलैब ट्यूटोरियल में मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो बताने जा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 5, इसमें मैं आपको कुछ वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो वेरिएबल होता क्या है? ऐसे में जनरली हम सब जानते हैं कि वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन चेंज, यानी जो कि जनरल एक सिंपल डेफिनेशन में आता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। बट मैटलैब में वेरिएबल कैसे यूज़ होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे शो होता है और वो स्टोर कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बेसिक जानकारी दिए थे, इस वीडियो में मैं वेरिएबल के डिफरेंट फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में मैटलैब से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो उसको आपको एक नई जानकारी है इसमें मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको कुछ इससे जानकारियाँ मिली है, नॉलेज मिला है, सो प्लीज़ like this video, share this video and don't forget to subscribe to my channel ई टीचिंग गुरुकुल। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखिएगा ज़रूर इसको। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड यूज़, जनरली हर एक लैंग्वेज में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसका यूज़ करते हैं। तो जैसे सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो तो उसमें हमेशा पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद उसका यूज़ होता है। तो मैटलैब में क्या खास बात होता है, मैटलैब में किस तरह से इसका डेफिनेशन होता है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैटलैब में जो होता है कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बहुत इजी वे में इसका डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि इसमें हमको स्पेसिफिक अलग तरीके से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होता है। सो इन मैटलैब एनवायरनमेंट एवरी वेरिएबल इज़ एन एरे और मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि जब हम मैटलैब में जब भी यूज़ करते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है वो या तो एरे फॉर्म में स्टोर होता है या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब है कि या तो 2 डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर होता है, या एरे मतलब होता है 1 डायमेंशन एरे के फॉर्म में स्टोर होता है। अब जैसे कि यू कैन असाइन वेरिएबल इन ए सिंपल वे, बहुत सिंपल वे में असाइन होता है। जैसे देखिए एग्जांपल कि अगर मैं x = 3 करता हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं ये वाले कमांड को चलाता हूँ, ठीक है, ये वाला यूज़ करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, x को डिफाइन कर देगा और इनिशियलाइज कर देगा एक वैल्यू से। तो इस तरह से वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी हो जाता है, वेरिएबल क्रिएट भी हो जाता है, उसको जो वर्क स्पेस होता है मैटलैब का उसमें वो दिखने लगता है। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस में क्या चीज़ें दिखती है। तो वही चीज़ जो हमने यहाँ पर ये वाला जो लाइन हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये दिखने लगता है। बहुत सिंपल, टाइप करके देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। सो मैटलैब विल एग्जीक्यूट द अबव स्टेटमेंट द फॉलोइंग। जैसे कि ये बोला है कि ये किस तरह से होता है, x = 3 को जैसे ही करते हैं, सो ये क्रिएट क्या करता है, इट्स एन 1 by 1 मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट का है, तो इसलिए 1 by 1 मैट्रिक्स क्रिएट करता है, तो यानी मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। अब मैं दिखाऊंगा भी एग्जाम्पल में रन करके, वो भी होता है, और इसका नाम x हो जाता है और उसमें वैल्यू 3 को स्टोर कर लेता है। लेट अस चेक द अनदर एग्जाम्पल। जैसे कि x = sqrt 16। sqrt इज ए फंक्शन, मैटलैब फंक्शन पहले से बने होते हैं उसमें, तो इसका आप यूज़ करते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेगा और x में स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब है जो मैंने x को पहले डिक्लेयर किया था उसमें वैल्यू 3 था, अब उस x की वैल्यू जो होता है किससे डिक्लेयर, अगर मान लो सपोज को x = 3 डिक्लेयर ना करके मैं x = sqrt 16 को अगर मैं पहला स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो फिर ये जो होता है जो वैल्यू है, यानी ये जो sqrt एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा यानी 4, वो वैल्यू को x में असाइन कर देगा। और सपोज कर लो मैं 2 लगातार यानी x = 3 उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, तो पहले x की वैल्यू जो क्रिएट हुआ था, x क्रिएट हुआ था उसमें 3 वैल्यू असाइन हुई थी, उसके बाद जो होता है उसमें 4 असाइन हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास स्टोर हो जाएगा। अब जाते हैं कुछ और देखते हैं इसमें। Once a variables is entered into the system, you can refer it to the later। सिंपल सी बात है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप x = 3 अगर आपने यूज़ किया है तो वो एक बार एंटर होने के बाद वो सिस्टम में वर्क स्पेस में चले जाता है, और उसके बाद उसको लेटर ऑन आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसके वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। जब तक उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तो वो पुराने वैल्यू को सस्टेन करता है। वेरिएबल मस्ट हैव द वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था x = 3 लिखिए, अगर मैं x = 3 नहीं लिखूंगा तो फिर वो वैल्यू असाइन नहीं होगा, और उसके बाद हम उसको, तो इसका मतलब है वैल्यू को यानी किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए उसके अंदर एक वैल्यू होना जरूरी है। तो इसीलिए बोला गया है कि वेरिएबल मस्ट हैव वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड।
When an expression returns a result that is not assigned to any variable, the system assign it to the variable name answer which can be a letter. तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आंसर एक बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता है जो कि मैटलैब क्रिएट करता है अगर आपने किसी एक्सप्रेशन को किसी में स्टोर नहीं किया है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ये x है और ये मैं इसमें अगर +5 करके मैं आंसर दे देता हूँ, तो इसका मतलब है मैंने कोई वेरिएबल, यानी मैंने यह x एक वेरिएबल रखा है लेकिन मैंने इसको किसी में स्टोर नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एक्सप्रेशन है x + 5 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ये कंप्यूट होने के बाद, कैलकुलेट होने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करता है, क्योंकि मैंने यहाँ कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया है तो ये आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। मैं दिखाऊंगा और एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने SQR2 64 किया है, तो यहाँ पे मैंने कोई लेफ्ट साइड में देखिए वेरिएबल नहीं दिया है, यहाँ पे कोई असाइन नहीं किया है। तो मैटलैब क्या करता है, उस वैल्यू को बेकार जाने नहीं देता, उस वैल्यू को क्या करता है, आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो आंसर को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे SQRT करके एक स्टेटमेंट लिखा, साथ ही साथ कंटिन्यूएशन में दूसरा स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि मैं एक लाइन में 2 स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, वेरिएबल मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। तो क्या कर रहा है, 9876 डिवाइडेड बाय आंसर कर रहे हैं। तो ये जो आंसर है, ये जो वैल्यू है, आंसर की जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो कैलकुलेट हो रहा है, ये वैल्यू आंसर में स्टोर हो जा रहा है और उसके बाद इस आंसर की वैल्यू को इससे डिवाइड हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा अगेन वो आंसर में स्टोर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगेन कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये आंसर में अगेन जाके स्टोर होगा। हाँ, अगर मैं इसके जगह कोई वैल्यू दे देता हूँ, असाइन कर देता हूँ, तो वो उसमें जाके स्टोर होगा। आंसर की वैल्यू जो होता है वो √ 64 ही रहेगी। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल में बाद में थोड़ी देर में समझाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे x = 7 × 8 किया हूँ और y = x × 7.89। तो यहाँ पे आंसर का जो वैल्यू है वो यूज़ नहीं होगा, ANS वेरिएबल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये एक्सप्लिसिटली 2 जगह आप देख सकते हो कि वेरिएबल मैं असाइन किया हूँ, ये जो वेरिएबल मैं स्टोरेज के लिए यूज़ किया हूँ। तो इसलिए आंसर ANS नाम का जो वेरिएबल है वो यूज़ नहीं होगा। सो मैटलैब विल एग्जीक्यूट द अबव स्टेटमेंट एंड रिटर्न द फॉलोइंग, जो y में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मल्टीपल असाइनमेंट एक ही स्टेटमेंट के थ्रू, यानी सिंगल लाइन स्टेटमेंट में मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल असाइनमेंट भी पॉसिबल हो सकता है बाय यूजिंग द 2 डिफरेंट स्टेटमेंट इन ए सिंगल लाइन। सो यू कैन हैव मल्टीपल असाइनमेंट ऑन द सेम लाइन। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ a = 2 किया, b = 7 किया और साथ ही साथ c = a × b कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 3 असाइनमेंट्स हो रहे हैं एक ही लाइन में, यानी 3 डिफरेंट असाइनमेंट इन ए सिंगल स्टेटमेंट। सो इस तरह से एग्जीक्यूट होने का c की वैल्यू डेफिनेटली 14 कहलाएगी। अब आते हैं कुछ स्पेशल कमांड्स है जिसको देख लेते हैं, क्योंकि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल की जानकारी भी हम कुछ कमांड्स के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहला कमांड है whose, और उसके बाद होता है who कमांड और दूसरा होता है whose कमांड। देखते हैं वन बाय वन। द who कमांड डिस्प्ले ऑल द वेरिएबल्स नेम यू हैव इंटर्ड, मैंने यू हैव यूज, यानी जो भी आपने वेरिएबल यूज़ किया, जैसे x y z जो भी वेरिएबल करंटली आपने एग्जीक्यूट किया है और यूज़ किया है, तो वो सारा वेरिएबल वर्कस्पेस में शो होता है। तो आप देख सकते हैं कि हु कमांड क्या करता है। तो हु कमांड जनरली आपके, जैसे मैंने अभी यूज़ किया है ABC, जस्ट लास्ट वाला जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया था कि सिंगल स्टेटमेंट में 3 असाइनमेंट्स आपको दिखाया था। तो इसका मतलब होता है कि आपको ये बताएगा कि ANS B और C आपके पास जो होता है जो वेरिएबल है वो यूज़ दिखाएगा। द हुज कमांड डिस्प्ले लिटिल मोर अबाउट द वेरिएबल्स, जैसे वेरिएबल करंटली इन मेमोरी कौन कौन से हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स जो आपने डिक्लेयर किया जो मेमोरी में स्टोर, यानी वर्कस्पेस में जो दिख रहा है वो टाइप्स ऑफ ईच वेरिएबल्स, हर एक वेरिएबल्स का टाइप्स क्या है, कौन से डेटा आपने इंटीजर टाइप का असाइनमेंट किया है या एप्लीकेशन यूज़ किया है या फिर कुछ भी जो भी है वो दिखाएगा। मेमोरी एलोकेटेड टू ईच वेरिएबल, यानी उसमें मेमोरी एलोकेशन क्या है, टाइप के हिसाब से मेमोरी एलोकेशन कहलाएगा। वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और नॉट। तो इस तरह से देखो, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जैसे मैंने ABC ANS किया है तो उसमें उसका साइज बता रहा है 1 by 1 मैट्रिक्स। ANS जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 × 7 मैट्रिक्स के फॉर्म में क्रिएट करता है, यानी 757 बाइट का यूज़ करता है।
और एज होता है 8 बाइट यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि डबल यूज़ हो रहा है, इसलिए एएनएस सेल फॉर्म में, यानी सेल नाम का जो मतलब सेल क्लास का जो होता है वो क्रिएट करता है, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है एएनएस, क्योंकि उसमें हम वेराइटीज़ ऑफ जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से उसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सेल के फॉर्म में स्टोर होता है। बाकी बी और सी डबल स्टोरेज में यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने यूज़ किया है करेंटली, उस हिसाब से हमारे पास 73 एलिमेंट्स बन रहे हैं, और टोटल जो हमारे पास बाइट्स बन रहा है वो है 781 बाइट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आप देख सकते हैं ये वाले एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो होता है हमको एलिमेंट्स शो कर रहा है, और ये हमसे टोटल जो होता है ऐड करने से बाइट शो कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्लियर कमांड। बहुत सिंपल कमांड है। जैसे सपोज कर लो आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को आप 1 बाई 1 क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी तरीका होता है कि क्लियर कमांड का यूज़ हम वेरिएबल को डिलीट करने के लिए करते हैं जनरली। सो जैसे सपोज कर लो आपने XYZ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें x को डिलीट करना चाहते हो, तो क्लियर x कर दीजिए। और सपोज कर लो आप सभी को डिलीट करना चाहते हो, तो कुछ मत कीजिए, सिंपल क्लियर कमांड यूज़ कर लीजिए। अब आते हैं लॉन्ग असाइनमेंट्स। लॉन्ग असाइनमेंट यानी कुछ अलग अलग हमारे पास लिखने के तरीका है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत सिंपल तरीका है कि अगर सपोज कर लो आप एक लाइन में किसी स्टेटमेंट को लिख रही हो और वो एक लाइन में नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली मैटलैब क्या करता है, 3 डॉट के साथ नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यूएशन में लिखना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा असाइनमेंट है जो मैं सिंगल लाइन में लिखने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मैटलैब क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये जो होता है कंटिन्यूएशन पे 3 डॉट के साथ एंड करके नेक्स्ट लाइन में चले आता है। ये जब आप मैटलैब में यूज़ करेंगे तो आपको ये दिखेगा। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप मैटलैब में लंबे लंबे स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, लॉन्ग स्टेटमेंट जो कि सिंगल लाइन में नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली मैटलैब नेक्स्ट लाइन में डॉट के साथ लिख देता है। तो मैटलैब विल एग्जीक्यूट द अबव स्टेटमेंट एंड रिटर्न द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये होगी हमारे पास अब फॉर्मेट कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। 2-3 फॉर्मेट्स कमांड होता है जनरली जब हम किसी एक्सप्रेशन को अपने फॉर्मेट में देखना चाहते हैं कि 2 डेसिमल में दिखे, 4 डेसिमल में, 10 डेसिमल में, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखे, तो वो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में हो तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट कमांड्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। बाय डिफॉल्ट जो मैटलैब जो होता है डिस्प्ले नंबर विथ 4 डेसिमल प्लेसेस होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। दिस इज नोन एज अ शॉर्ट फॉर्मेट। सो हाउएवर इफ यू वांट मोर प्रिसिजन यू नीड टू यूज द फॉर्मेट कमांड। तो फॉर्मेट कमांड का यूज़ करके आप जो 4 डेसिमल नंबर दिखते हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। द फॉर्मेट लॉन्ग कमांड जैसे डिस्प्लेड 16 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो इसका मतलब है जो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फॉर्मेट होता है 4 डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आप उसको 16 डिजिट के प्रिसिजन में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप जो होता है उसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा फॉर्मेट लॉन्ग, तो ये वाला स्टेटमेंट लिखने के बाद जो भी एग्जीक्यूट करूँगा वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट देख सकते हैं, ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्मेट होता है, लेकिन अगर मैं फॉर्मेट लॉन्ग करके एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट ये आफ्टर डेसिमल 16 डिजिट्स जो होता है आपको शो करेगा। तो इस तरह से आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैं अनदर चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेट लॉन्ग अभी एग्जीक्यूशन में आ गया था, अब मैं उसको चेंज करके फॉर्मेट शॉर्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं 4 डेसिमल तक, 3 डेसिमल जो भी है, जहाँ तक होगा वहाँ तक उसको शो करेगा। फॉर्मेट बैंक होता है फॉर्मेट शॉर्ट ई। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। फॉर्मेट बैंक कमांड्स राउंड नंबर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आएगा। राउंड ऑफ करने के बाद मतलब उसके आगे जितने भी होगा उसको राउंड ऑफ करके लेके आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चेक करके भी दिखाऊंगा आपको। मैटलैब डिस्प्ले लार्ज नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सपोज कर लो बहुत लंबा बहुत बड़ा नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो उसको, या बहुत बड़े नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लेके दिखा सकते हो, जिसके लिए द शॉर्ट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है फॉर्मेट शॉर्ट ई कमांड हम यूज़ करते हैं। तो यानी लार्जर कोई नंबर है जो डेसिमल नंबर, सॉरी आप बोल सकते हो इंटीजर नंबर बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको फॉर्मेट शॉर्ट ई यूज़ करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं
ये जैसे बहुत बड़ा नंबर, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत बड़ा नंबर जनरेट होगा, तो उसको वो क्या करेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता है। फॉर्मेट लॉन्ग ई, फॉर्मेट लॉन्ग ई कमांड अलाउज डिस्प्लेइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ 4 डेसिमल प्लेसेस प्लस द एक्सपोनेंट, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक वो दिखाएगा। देखिए, और साथ में आपके एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखा रहा है। ये अलग अलग फॉर्मेट है, इसमें ज़्यादा हमको डिस्कस नहीं करना है। फॉर्मेट रेट कमांड एक होता है, फॉर्मेट रेट कमांड गिव्स द क्लोजेस्ट रैशनल एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन कैलकुलेशंस। सो इस तरह से मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारियां दी है जो कि फॉर्मेट से रिलेटेड है। अब मैं आपको यहाँ से हटा के आपको मैं मैटलैब में लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको कमांड रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कमांड जो होता है आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये साइड बाय साइड आपको रख के मैं एक एक कमांड को लेफ्ट साइड से दिखाते हुए आपको इसको शो करूँगा। तो देख सकते हैं आप लोग। तो आपको जो होता है लेफ्ट साइड में सारा चीज़ें दिख रही है। मैं इसको फर्स्ट स्लाइड से लेके चले जाता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताया था वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। चलिए, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि एक्स जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ वर्क स्पेस। देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने वर्क स्पेस को रखा है ताकि आपको ये पता चले कि अभी कोई मेरा जो है खाली है। अब मैं सबसे पहले CLC कमांड करके विंडोज़ को क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं एक्स टाइप करता हूँ तो एक्स टाइप करने से ये अनडिफाइंड वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, खाली मैं एक्स करके अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ तो वे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स अगर लिख के यूज़ करते हो तो ये ट्रीट करता है कि मैं वैल्यू ऑफ एक्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो कि डिक्लेयर नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे अच्छा तरीका है ये सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, ताकि आउटपुट ना दिखे। या तो मैं इसको हटा देता हूँ, आउटपुट दिखेगा, इको होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे x डिक्लेयर हो गया है। तो यानी एक बॉक्स के फॉर्म में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, साथ में x लगा हुआ है। यानी मैटलैब में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो मैट्रिक्स या एरे फॉर्म में होता है। तो ये मैट्रिक्स बता रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है, तो मैं इसको बाद में बताऊँगा कि किस तरह से इसमें कमांड को चला के देख सकते हो। जैसे अगर मैं हु कमांड चला, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो योर वेरिएबल्स आर एक्स। अभी मैंने एक्स को डिक्लेयर किया तो इसलिए मेरा वेरिएबल एक्स हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करता हूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू SQRT और 64 देता हूँ, तो इसका मतलब है ऑलरेडी जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसमें वैल्यू 3 थी, अब उसमें वैल्यू क्या असाइन हो जाएगा, 64। तो इसका मतलब होता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। और सपोज कर लो मैं ऐसा ना करके मैं यहाँ पे y देता हूँ, तो इसका मतलब है मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए एक y वैल्यू क्रिएट हो जाती है और साथ ही साथ x तो वही रहता है, y भी वही रहता है। अब मैं अगर हु कमांड चलाता हूँ तो मुझे ये बताता है कि मैंने अभी तक 2 वेरिएबल क्रिएट किया है, x एंड y। अब देखिए अभी तक हमारा ANS वैल्यू, यानी जो ANS वेरिएबल डिफॉल्ट वेरिएबल है वो क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई एक्सप्रेशन यूज़ किया ही नहीं है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ। अभी तक हमने जो भी असाइन किया है हमारे द्वारा दिया हुआ जो वेरिएबल है x एंड y उसमें असाइन किया है। तो इस तरह से मैंने आपको ये स्टेटमेंट समझाया। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था उस पर देखते हैं। अब ANS में स्टोर करने का तरीका देखते हैं। अब ANS में स्टोर करना है, लेफ्ट साइड में x और y आपको दिख रहा है। ANS में स्टोर करना है तो मैं आपको सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। x की वैल्यू हमने 3 से डिक्लेयर किया था, y इज इक्वल टू 8। अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो देखिए मैं यहाँ एक्सप्रेशन को तो यूज़ कर रहा हूँ, बट x एंड y वैल्यू ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो इसीलिए मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं इसका यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, कैलकुलेशन तो करेगा, बट स्टोर किस में करेगा उसके लिए मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका मतलब है मेरा वैल्यू एक्सप्रेशन जो मैंने दिया है x प्लस वाई, इट इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बट नॉट गोइंग टू बी स्टोर इन एनी वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ANS वेरिएबल होता है मैटलैब का वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें स्टोर। अब देख सकते हैं कि मैंने मतलब अनजाने में, मतलब इनडायरेक्टली मैंने एक
तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैटलैब उसको क्रिएट, तो यानी एक्स एंड वाई मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है और आंसर जो होता है एनएस वेरिएबल जो होता है वो मैटलैब ने क्रिएट किया है। तो अब देखते हैं हु कमांड क्या बताता है। हु कमांड अगेन देखते हैं। हु कमांड तीन चीज़ों के बारे में बता रहा है, एनएस, एक्स एंड वाई। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप एनएस कैसे क्रिएट होता है, एनएस का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यानी ये वाला मैंने करा है, तो यानी यहाँ पे जो भी मैंने क्रिएट किया है ये अलग अलग स्टेटमेंट मैंने किया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट असाइन करके करना चाहता हूँ। तो देखिए x इज इक्वल टू मैंने 5 किया है, सेमीकोलन लगाया, y इज इक्वल टू मैंने 2 किया है, फिर सेमीकोलन लगाया है। अब ये दो वैल्यू हमने ये यूज़ किया है। अब मैं चाहता हूँ कि x प्लस वाई ये जो होता है, अब ये x प्लस वाई एक काम करते छोड़ देते, एक मैं वैल्यू लेता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ SQRT। चलिए SQRT थोड़ा समझ में आ जाएगा। SQRT मैं 4 लेता हूँ, सेमीकोलन लेता हूँ और x प्लस वाई जो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई ना करके y डिवाइडेड बाई ANS कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, SQRT कमांड जो चलेगा 4 के साथ, उसके लिए कोई मैंने वेरिएबल असाइन नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली ANS नाम के जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था जिसमें अभी 11 वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा 2 वैल्यू से। अब उस 2 वैल्यू को y की वैल्यू में डिवाइड कर देगा, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 4, क्योंकि y में 8 वैल्यू रखा हुआ था तो इसलिए वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता हूँ। तो आप करके देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक ही लाइन में 3 स्टेटमेंट यूज़ करना वही चीज़ होता है जो यहाँ दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है इशू नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि आप मल्टीपल असाइनमेंट सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कर सकते हो। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू, अगर मैं 3 करता हूँ, फिर सेमीकोलन लगाने के बाद y इज इक्वल टू इक्वल्स टू 10 करता हूँ और फिर सेमीकोलन के बाद z इक्वल्स टू x प्लस वाई करता हूँ। तो इसका मतलब है अब मैं थर्ड असाइनमेंट दे रहा हूँ, यानी मैं असाइनमेंट के साथ साथ थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहा हूँ, दैट इज z, यानी टोटल 4 वेरिएबल हमारा दिखने लगेगा वर्क स्पेस में। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट में 3 असाइनमेंट मैंने किया है, तो ये आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु करेंगे तो तीनों के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, अब हु तो हमने किया है, अब मैं इसको थोड़ा CLC मतलब क्लियर कर देता हूँ। अब मैं हुज कमांड चलाता हूँ। अभी तक मैंने हु चलाया, तो हु में आपको 4 वेरिएबल के बारे में बता रहा है। अब मैं हुज कमांड चलाता हूँ, तो हुज क्या करता है, चारों वेरिएबल के बारे में बताएगा, बट फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बताएगा कि मैंने किसको किसको कैसे कैसे यूज़ किया है। वो चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे साइज इक्वल टू आपका 1/1 8 आपका यूज़ हुआ है, क्योंकि देखिए अब ये अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे सेल दिखाता है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो मैंने लेक्चर्स में जो बताया था वो सेल होता था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि यूज़ करने का तरीका क्या है, मैंने किस तरह से आंसर को यूज़ किया है और उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन किया है, उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है। इनिशियली हो सकता है मैंने जो यहाँ यूज़ किया है वो इनिशियल का था, तो इसलिए वो सेल टाइप का क्लास ले लिया, लेकिन मैंने उसमें बाद में डबल वैल्यूज़ को स्टोर किया है, तो वो चेंज हो सकता है। तो आंसर जो होता है अपना जो डेटा टाइप्स है वो चेंज करते रह सकता है। तो देख सकते हैं एनएस में ये हो गया, 8 बाइट यूज कर रहा है, डबल क्लास। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हो रहा है। अब क्लियर करना है, तो चलिए क्लियर कमांड के बारे में बताता हूं। तो क्लियर मैं अगर सपोज कर लो z करता हूं, तो क्या करेगा, ये z को हटा देगा। तो देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वहां से वर्कस्पेस से z हट गया। अब बोलोगे नहीं मैं एक एक को क्लियर न करके सबको क्लियर करना चाहता हूँ, तो सब क्लियर हो गया। अब हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, अगर मैं यूज़ करना चाहूँगा तो ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि क्लियर करने के बाद अगर आप यूज़ करने जाएंगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया क्लियर या क्लियर स्पेसिफिक वेरिएबल कैसे करते हैं। ये लॉन्ग वाला आप खुद चेक कर सकते हैं। और फॉर्मेट के बारे में देख लेते हैं। जनरली हमारा जो फॉर्मेट होता है वो शॉर्ट फॉर्मेट होता है।
तो शॉर्ट फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में, तो जैसे सपोज कर लो मैं इस एक्सप्रेशन को यहां से कॉपी करके, देखिए ये जो होता है बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फॉर्मेट में होता है। अब मैं सेम एक्सप्रेशन को लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूं तो मुझे ये करना पड़ेगा फॉर्मेट लॉन्ग। मैंने कर दिया। अब करने के बाद मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया तो मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिए कि मैंने टाइप नहीं किया। बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो आपने एक बार यूज़ कर दिया है उसको आप अपर वाले एरो की का प्रेस करने से वो वाले एक्सप्रेशन वापस आपको आ जाएंगे। जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि पुराने जितने कमांड्स हैं ये अप और डाउन एरो जो होता है उससे आप ला सकते हो। तो मैंने जैसे ही इसमें किया गया तो लॉन्ग फॉर्मेट आपका यूज़ हो गया। तो अगर सपोज कर लो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, अब मैं जो भी एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा वो लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाएगा। आप चाहते हो कि इसको शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए तो अगेन मैं इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी यूज़ करूँगा वो शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाएगा। तो देखिए इसके बाद वो शॉर्ट फॉर्मेट। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो फॉर्मेट आप करंटली एग्जीक्यूट कर देते, मतलब एक्टिवेट करते हो, वो उसी फॉर्मेट में सब आगे जो फर्दर एग्जीक्यूशन होगा उसी फॉर्मेट में शो करेगा। अब उसी तरह से फॉर्मेट बैंक आपको क्या बता रहा था कि डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आपको चाहिए, जैसे यही वाला है इसको मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक शो करना चाहता हूँ तो मैं उसमें फॉर्मेट बैंक यूज़ करूँगा और सेम एक्सप्रेशन को फिर से रिप्रेजेंट करूँगा। तो देख सकते हैं जो 17.2320 दिखा रहा था अब वो 23 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है आगे आने वाले जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन रहेंगे वो 2 डेसिमल में, जैसे मैं अगर करना चाहूँगा कि 121213 ये मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली ये डिस्कार्ड करके जो शो करेगा वो 12.2 डेसिमल तक ही शो करेगा। तो ये खास बात होता है फॉर्मेट का जो आप यूज़ करते हो। और उसी तरह से आप एक्सपोनेंशियल को भी यूज़ करना देख सकते हो, जैसे कि फॉर्मेट शॉर्ट ई। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में चाहते हो तो ये करेगा। अब जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 4.657 ये हो गया इंटू 4.8 अगर मैं करता हूँ तो देखिए एक्सपोनेंशियल में वो शो करेगा, चाहे कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक हो वो एक्सपोनेंशियल में शो करेगा। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो एक्सपोनेंशियल में आप चाहते हो कि ये कंटिन्यूएशन में एक्सपोनेंशियल में ना रहे, वो चेंज हो जाए, तो फिर आपको फिर से वापस किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई गई है, मतलब किस तरह से होता है। बाकी जो भी है उसको आप खुद से भी ट्राई करके देखिए जिससे आपको और समझ में आएगा। जैसे फॉर्मेट रैट होता है तो रैशनल जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो कैसे काम करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पहली चीज़ सीखा है वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को यूज़ करने के पहले उसमें वैल्यू असाइन करना ज़रूरी है। उसी तरह से दूसरी चीज़ हमने देखा कि एक ही लाइन में वेरिएबल को हम मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट्स एक ही लाइन के थ्रू मल्टीपल असाइनमेंट शो कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते समय उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हो या किसी वेरिएबल असाइन नहीं करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब एक ans नाम का वेरिएबल में जिसमें स्टोर कर देता है। चौथा हमने देखा हु कमांड, जिससे हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर किए हैं जो कि वर्कस्पेस में भी दिखता है। अगर आप देखना चाहते हो कि तो वो हु कमांड से दिखाएगा, और हुज कमांड का मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ आपको मतलब एक स्टेप एडवांस होता है हु कमांड से हुज कमांड, जिसमें पूरे डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखा देता है। उस तरह से हमने डिफरेंट फॉर्मेट को देखा है कि आप 2 डेसिमल तक के प्रेसिजन चाहते हो या 4 के या फिर 16, तो वो अलग अलग फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इससे अगर आपको कुछ जानकारियाँ मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।